उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2018 का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का एग्जामिनेशन 28 अक्टूबर 2018 को हेल्ड करवाया गया था और यह फर्स्ट टाइम था जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। यह सीरीज बी का क्वेश्चन पेपर है जिसका कि हम लोग क्वेश्चन पेपर और डिटेल्स में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे दिए जाते हैं। और जब निगेटिव इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2018 से ही निगेटिव इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तो 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ अब क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है करेंट अफेयर से स्टार्टिंग है। फीफा में उस समय 2018 में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? 32 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसी हिसाब से करेंट अफेयर को देखते हुए हमें जो अपने एग्जामिनेशन आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करेंट अफेयर की इसी तरह से करनी चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से या सिटी से नहीं होकर गुजरती है? तो सही आंसर है इसका बस्ती से नहीं गुजरती है। इसका भी हम लोग मैप देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे उत्तर प्रदेश पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, 96 हो जाएगा, इसका केरल होगा। सही आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 के बारे में पूछा है तो अब हमें 2023 और 24 के बारे में देखना होगा कि किस तरह से ग्लोबल इंडेक्स अपनी है, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन है आने वाला उसके हिसाब से हम करेंट अफेयर को अभी तैयारी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांद सराय गांव से स्टार्ट होती है और गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद बक्सर राजमार्ग पर है दरिया गांव को जोड़ता है। यह 9 जिलों यानी कि लखनऊ से स्टार्ट होता है, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक ये पहुंचता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपना। तो यह कितने जिलों से गुजरता है? तो 9 जिलों से गुजरता है, जिसमें कि बस्ती का नाम नहीं है। लगभग 340 किलोमीटर 6 लेन वाली यह चौड़ी सड़क है जिसको कि 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। मैप में हम लोग देख सकते हैं कि लखनऊ से लेकर लगभग सीधे में ही है गाजीपुर तक ये आती है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में पूछा गया है। प्रवासी भारतीय दिवस हर एक साल हम लोग 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को ही गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2024 का वो कहाँ होने वाला है उसको करेंट में हमें देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट इसका हो जाएगा। एमएसपी के बारे में पूछा है तो जैसे धान, गेहूं, ये सब जो इंपॉर्टेंट फसल है उनके हमें एमएसपी उस ईयर के देख लेने चाहिए परीक्षा देने जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैग्सेसे अवार्ड्स जब भी इंडियन पीपल को दिया जाता है तब मैग्सेसे अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जस्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ से अपना स्टार्ट होता है हिस्ट्री वाला पोर्शन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? सो करेक्ट आंसर इज बाचनेमी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर में 2018 में 2 लोगों को मिला था, 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था और 2023 में भारत के भी एक लोग थे जिनका नाम रवि कन्नन आर है, इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है रवि कन्नन आर जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि मैग्सेसे अवार्ड से पूछा जाएगा तो इसी क्रम में पूछा जाएगा कि भारत के कौन व्यक्ति हैं जिनको कि 2023 में मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया था। तो रवि कन्नन आर ये असम के हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड ये व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर इज रीजन। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। कहा गया है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सफल हुआ था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य थे वो टुकड़ों में बटा हुआ था हमारा उत्तर भारत उस समय। इससे पहले मैंने जो हिंदुस्तान नाम जो पढ़ा है अपने भारत का उस पर वीडियो बनाते हुए इस बात को बताया है कि किस तरह से दिल्ली में परमार थे लोग, राजस्थान में चौहान थे, ये सब अलग अलग थे और आपस में लड़ते रहते थे और यहीं से तुर्क जो सत्ता है वो स्थापित हो जाती है अपने उत्तर भारत में। तो इसका सही आंसर दोनों कथन सही है और आर जो है इसको सपोर्ट करता है, सही व्याख्या करता है कि तुर्कों की जो विजय हुई उनका आक्रमण जो है सफल हुआ इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है उस समय टूटा हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अरेंज द फ्लोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। इसमें क्या है कि जो कौन सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ, जो भी यहाँ पर मंदिर दिए हुए हैं उनकी स्थापना कब हुई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चूज करना है। तो सबसे पहले सब पगोडा इसमें एस्टेब्लिश्ड होगी, फिर सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल और फिर फाइनली गंगाईकोंडचोलपुरम टेम्पल। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16
हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया है कि 1946 में द मुस्लिम लीग विथड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। यस, यह जो स्टेटमेंट है ये सही है। मुस्लिम लीग जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको कैबिनेट मिशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। रीजन इसमें बताया गया है कि द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946। बाद में, उस समय तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद मुस्लिम लीग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, Which among the following sites provides evidence for domestication of animals in the Mesolithic periods? करेक्ट आंसर बागौर राजस्थान में है। यहाँ पर हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन सी बागौर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो अदीना मस्जिद जो है ये मांडू में ना होकर यह मालदा जिले वेस्ट बंगाल में है। अदीना मस्जिद, जस्ट अभी हम लोग इसका डिटेल्स देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शो रसखान ने रसिक प्रिया नहीं लिखा है। अब देख लेते हैं कि कौन इसको लिखा है। जबकि अदर जो है ध्रुव दास ने भगत नामावली लिखा है, नाभा दास ने भक्त मान लिखा है, उस्मान ने चित्रावली लिखी है। बागौर राजस्थान में भिलवाड़ा जिले में स्थित है, एक मध्य पाषाण स्थल है। हम लोग मैप पर यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान के मैप पर भिलवाड़ा जिले में है बागौर। अदीना मस्जिद जो है मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अदीना मस्जिद जो है किसने इसकी स्थापना की थी? तो सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद की स्थापना की थी, सिकंदर शाह। और यह पंडुआ में है, पंडुआ में है, पंडुआ मालदा में है। यदि पूछा जाए कि अदीना मस्जिद कहाँ है, तो पंडुआ मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। जो ऊपर में क्वेश्चन था अपना, ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का, ये पंडुआ में है अदीना मस्जिद। मांडू तो मध्य प्रदेश में है, नहीं होगा वो सही आंसर। रसिक प्रिया को केशव दास ने लिखा है, रसिक प्रिया को केशव दास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21, हमें इसका क्रोनोलॉजी करना है। अभी जस्ट इसका डिटेल्स में भी हम लोग जानेंगे इन चारों कमीशन का, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। विद्रोह में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह जो है 1815 में नहीं, 1828 में लड़ा गया था। सो ये सही आंसर अपना हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जबकि संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह किया था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? 100% इसका कुंचिकल जलप्रपात सही आंसर होगा, जो इसमें नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फाइनल आंसर की में भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुंचिकल जलप्रपात को दिया गया था। अहोम रिवोल्ट जो है 1828 में हुआ था, हमने देख लिया। वेजिटेशन इन द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ, तो वेजिटेशन को कोपेन ने कंसीडर किया था कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कोपेन ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो करेक्ट आंसर अर्जेंटीना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मरुस्थल और देश कौन सुमेलित नहीं है, उसको मिलाना है। गिब्सन ब्राजील में ना होकर यह ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि सोनोरन जो है ये यूएसए में है, तकलामकान चाइना में है, काराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है। ये करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य जो है लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई थी। गिब्सन डेजर्ट जो है यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के जो अदर डेजर्ट्स हैं, जिसमें कि ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी एंड सिम्पसन, ये डेजर्ट्स हैं, और साथ ही साथ गिब्सन डेजर्ट भी है। मैप पर हम लोग यदि देखें गिब्सन डेजर्ट को, तो कुछ यहाँ पर स्थित है। ये वेस्टर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया का है, और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ का है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर का, सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले कोलकाता में हुआ था, फिर शिमला में इसको ट्रांसफर किया गया, फिर पुणे में, और फाइनली न्यू दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। खासकर जो अपना पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ एरिया। मैकमोहन जो है यह इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री है, और मैकमोहन जो है इंडिया में केवल अरुणाचल प्रदेश को कंसिडर करने के लिए या सेपरेट करने के लिए बनाया गया था, पूरे इंडिया के लिए नहीं। जो भी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है इंडिया और चाइना का, वहीं पर मैकमोहन लाइन ड्रॉ किया गया है, और मैकमोहन लाइन ड्रॉ जो है ये 1914 में किया गया था शिमला में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? मिसिसिपी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। मौसम विज्ञान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मई 1889 में कलकत्ता में इसका मुख्यालय खोला गया, और इसके प्रथम महानिदेशक जो है सर जॉन एलियट को नियुक्त किया गया। भारत मौसम विभाग का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पूना और अंत में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। यही क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पूना और फिर फाइनली दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम विच ऑफ द फ्लोइंग। सो इसमें सही आंसर क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजुकेशन वाला अभी हम लोगों को नहीं मिला, एजुकेशन वाला क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये जो क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हंटर कमीशन जो है 1882-83 में आता है। सैडलर कमीशन जो है यह 1917 में आता है। डिस्पैच जो है 1854 में आता है। सार्जेंट जो प्लान है यह 1944 में आता है। इस तरह से जब क्रोनोलॉजी करेंगे तो सबसे पहले जो है हमारा वुड डिस्पैच 1854, फिर हंटर कमीशन 82-83, फिर सैडलर कमीशन 17 में, और फाइनली सार्जेंट जो प्लान है 1944 में आता है। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। मिसिसिपी हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 भी देख लिया था कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर और अशोधित दैट मीन्स क्रूड, अभी उसको शोधित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? एमजी नरेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है ये हम लोग लॉरेंज कर्व से मेजर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है? हरियाणा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित करों में कौन सा ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से 5 वर्षों योजनाओं में, यानी कि 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय जो है संपोषणीय वृद्धि, सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना की थी। सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कही गई थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया है, जबकि लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर को चुना गया है। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 2.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की कुल प्रजनन दर जो आया था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसमें 2.2 दिखाया गया था भारत का प्रजनन दर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशमी समिति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि भारत में वनों का केवल पूछा गया था प्रतिशत, तो 21.54 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 को डिलीट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लॉन्च हुआ था, न कि 72 में। तो ऑप्शन में 73 नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो क्रॉपलैंड यानी कि फसल भूमि वाला जो एरिया है वो जो है एंथ्रोपोजेनिक बायोम है। एंथ्रोपोजेनिक दैट मीन जिसको कि मानव ने बनाया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्वेश्चन जो है 2023
पीटी में भी आया था। ये सही आंसर इसका जामनगर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से पीवाई क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये हंगुल के लिए जाना जाता है और हंगुल जो है स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस जो है हम लोग 22 मई को मनाते हैं। मैं यहाँ पर हर एक बार 3 डेट को याद कराता हूँ। एक है 22 मार्च, एक है 22 अप्रैल और एक है 22 मई। तो सबसे पहले मार्च जो है, सबसे पहले क्या आएगा? जल आएगा, तब पृथ्वी का निर्माण होगा, क्योंकि यदि पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो फिर हम इसे पृथ्वी नहीं कहेंगे। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अब जब पृथ्वी आ जाएगी तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, जैव विविधता हो जाएगी। 22 मई को जैव विविधता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से तीनों डेट को हमें याद रखना चाहिए क्रोनोलॉजी वे में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो एडेफिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एडेफिक और टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक और बायोटिक ये मृदा विज्ञान से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होगी? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। इसका जो ये होता है, यदि हम लोग इसको, ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से पहला जो है ये ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये 20 से लेकर 40 किलोमीटर जो है, अर्थ से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये 20 से 40 किलोमीटर, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है ओजोन हमें देखने को मिलता है और ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो सबकी बढ़ रही है। चक्रवात भी आ रहे हैं, तूफान भी हो रहे हैं, बवंडर भी हो रहे हैं, तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्व? इन सीटू देखिए, इन्वायरमेंट में दो चीजें होती हैं, इन्वायरमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन का मतलब हुआ रियल प्लेस, इन का मतलब हुआ रियल प्लेस, जैसे फॉरेस्ट, जैसे नेशनल पार्क, वहां पर जो जीव जंतु हैं उनके लिए उनका रियल स्थान है। लेकिन एक्स सेतु का मतलब हुआ रियल प्लेस नहीं, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, जू, सीड बैंक। यहां पर जो जीव रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चिड़ियाघर में हमने शेर को ला दिया तो वो उसका एक्स सीटू कहलाएगा और इन सीटू नेशनल पार्क कहलाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाएगा। तो इससे हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन जो है, जो कि मनुष्यों ने बनाया है उसे, और मनुष्य अपने हिसाब से वहां पर कुछ जानवरों को, कुछ पेड़ पौधों को रखते हैं, तो यह जो है इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेटरी ग्रुप्स जो हैं, ये सब इन सीटू के एग्जाम्पल हैं। आई होप सो कि इन सीटू और एक्स सीटू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य के प्रकाश से पाराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पीस में दिया गया था। ये कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन कृषि का तो कोई प्राइज ही नहीं है नोबेल में। नोबेल में 6 प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद दिया जाता है लिटरेचर, उसके बाद दिया जाता है पीस, और फाइनली इकोनॉमिक में। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में तो इनको दिया नहीं जाएगा। यह जो लिटरेचर है, ये तो लिटरेचर से काम नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने कृषि के रूप में जो ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया, इससे क्या हुई? विश्व में शांति मिली। क्यों शांति मिली? क्योंकि लोगों की जो भूख है वो मिटी। तो इनको पीस के लिए शांति पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में एक चीज और हम लोग जान लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिक थे। इनका जन्म जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वो मैक्सिको था, क्योंकि ये मैक्सिको में साइंटिस्ट थे, तो वहीं पर इनका कार्य क्षेत्र हो गया। तो ये दोनों डिफरेंसेस हमें देख लेना होगा। यदि पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे या किस देश के में उनका जन्म हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन जब उनका पूछेगा कि कार्य क्षेत्र कहाँ था, तब हम मैक्सिको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बार बार हमें नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें बहुत ही धैर्य से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करना होगा। नहीं है तो ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर से नहीं रिलेटेड है, जबकि गोल्डन चावल विटामिन ए से रिलेटेड है। जैव प्रौद्योगिकी जो है वो प्लाज्मिड्स है। रेनेटिंग जो है वो पनीर में होता है, ऑप्शन। तो ये तीनों मैच कर रहे हैं, ये नहीं मैच कर रहा, तो इसीलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है। सिमलीपाल जो है ये मध्य प्रदेश में ना होकर सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। अदर जो है वो मैच कर रहे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व भी है, कर्नाटका में है। मानस असम में है। पेरियार केरल में है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिंकर के अनुसार अभी तक
विज्ञान नहीं माना जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है, किसके द्वारा? तो जेबी नारलिंकर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, तो इस तरह के भी 2-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो मिसलेनियस में आ जाते हैं कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रॉन्जन के द्वारा किया गया था? एक्सरे मशीन का। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था एक्सरे के लिए। क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला था? रॉन्जन को ही मिला था, जिन्होंने कि एक्सरे मशीन की खोज की थी। और ये शुरुआत कब से हुआ था? 1901 से। 1901 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो विलहेम्स रॉन्टजेन को दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वैटसन एंड क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय होम? तो वैटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी? एक्स-रे इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी के बारे में पूछा गया है। मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो पैडी से भी निकलता है और दीमक जो होते हैं टर्मिटेटरी यहां से भी निकलता है, तो बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? अर्थात कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ये दो जो है काफी इंपॉर्टेंट है अर्धचालक मटेरियल के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थात कि हमें प्रियम्बल पूरी तरह से याद करना होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जस्टिस 3 तरह का चाहिए हमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसी तरह से जो है लिबर्टी चाहिए 5 तरह की। तो इसको बिल्कुल आप क्या करेंगे कि रट जाइए। सो सही आंसर ऑप्शन ए यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, 2017 में राष्ट्रपति चुनाव, ये करंट का क्वेश्चन है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, अब यह एक तरह का जीके का क्वेश्चन बन गया है। अरविंद पनगड़िया थे सबसे पहले नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वो फंक्शनल है। उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। तो अभी हमें करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के जो है उपाध्यक्ष के बारे में जान लेना होगा कि अभी कौन है उपाध्यक्ष नीति आयोग के। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्थान है? तो नीति आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये किस तरह के बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है एक तरह से। सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो करेक्ट आंसर इज टू रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? जो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो है वो पार्ट 2 में कहा गया है सिटीजनशिप के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द constitution by a simple majority of its members. Question number 75, after how many days of absence from a parliament without permission can a MP be disqualified? 60 days. बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक वो लगातार यदि नहीं संसद में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ridiculed Congress is representing only a microscopic minority of people? तो ये डफरिन ने ही कह दिया था, जिसके टाइम पीरियड पे ही, डफरिन के ही टाइम पीरियड पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उसी समय लॉर्ड डफरिन ने ऐसा बात कहा था कि कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उसका उपहास उड़ाया था। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। मेरी कॉम, ये करंट अफेयर का है, उस समय बीएसएनएल की से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 79, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ये जो है सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग दिया गया है, आईपीसी के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये 2018 की ही बात है। क्वेश्चन नंबर 80, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एंड्रयूज, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। पनामा पेपर्स, इसका सही आंसर पाकिस्तान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85
का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 86 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करंट अफेयर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक करंट अफेयर को यदि हम लोग जोड़ लें तो कम से कम 35 से लेकर 45 तक ये करंट अफेयर जा सकते हैं, नहीं तो 30 तो करंट अफेयर जो है वो तो पूछने ही है जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यह पेपर भी करंट अफेयर से ही स्टार्ट हुआ था। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज को हमें मैच करवाना है। तो धनंजय जो है ये कुशतलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलराज, वक्तमुक्त, उग्रसेन, पालका और विष्णुगुप्त जो है ये कांची से रिलेटेड हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। हिस्ट्री में एक दो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो हमें बाउंस कर जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। जो बेसिक चीजें हैं उसको हमें पढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कलीबंगा नहीं है, कलीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर अपना उत्तर प्रदेश में है, जो कि सबसे ईस्ट पॉइंट जो है या ईस्ट साइट है, पूर्वी साइट जो है वो आलमगीरपुर ही है और हुल्लास है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर जो है, दोनों सही आंसर हो जाएगा, नानदेसी और मणिग्राम। इसका भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 89 का हमें आंसर देखना है, तो 89 जो है उसका आंसर एफ दिया गया है। एफ का मतलब है कि यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन इसके सही है और 100 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। इस तरह जो साइन दिया गया है ये इसका मतलब है डिलीट कर दिया गया है इसका किस क्वेश्चन को 100 नंबर को। तो ये ऑफिशियल आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 90 कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। ये सही है। दिल्ली सल्तनत में भी कुछ का हुआ था, लेकिन मुगल जब वंश था उस समय काफी फारसी में अनुवाद हुआ संस्कृत किताबों का। आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। यस, समा कहा जाता था उसे। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूफी जो संत है वो संगीत सभाओं के शौकीन रहेंगे तो हम फारसी में अनुवाद करेंगे संस्कृत से, ऐसा नहीं था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है कथन ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? अयोध्या लेख से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या है? तो यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। चकला का मतलब है टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ। क्वेश्चन नंबर 94, दमश्क द खैरुल मंजिल ऑपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वाज कंस्टिट्यूटेड बाई हुम। तो महाअंगा के द्वारा यह बनाया गया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो महाअंगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो लियाकत अली जो है ये लखनऊ से नहीं है, ये 1857 के क्रांति के बारे में बात किया जा रहा। संभलपुर से सुरेंद्र शाही थे, गंजाम से राधा कृष्णन दंडसेन थे, कश्मीर से गुलाब सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 96, सुमेलित नहीं है रियासत और शासक। तो वारंगल जो है रामचंद्र देव नहीं मैच कर रहे हैं, अदर जो है वो मैच कर रहे हैं। देवगिरी शंकर देव, होयसला वीरवल्लाल और मदुरा वीर पांड्या। क्वेश्चन नंबर 97, इसको क्रोनोलॉजी हमें करना है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले जहांदर शाह, फिर मोहम्मद शाह, रंगीला जिसे हम कहते हैं, फिर अहमद शाह और फाइनली आलमगीर सेकेंड। सो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लेटर मुगल्स के बारे में हमें दिया गया है, क्रोनोलॉजी पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी चीज़ें हैं वो पहले मुगल्स हों या लेटर मुगल्स हों, उनका हमें क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कब किसने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की सबसे तटरेखा लंबी है, 9 स्टेट्स से भारत की जो है तटरेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? उसको गोमती को किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैविक आपदा नहीं है हमारी गोमती। क्वेश्चन नंबर 100 को डिलीट कर दिया गया था, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो ये प्लिस्टोसिन एवं जो रिसेंट डिपॉजिट है जिसको हम अभिनव जमाव कहेंगे उसका यह विस्तार है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? तो ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी घाट का मतलब
ये वाला पोर्शन जो हो गया सबसे ऊपर गोदावरी, फिर कावेरी और कंबा जो है ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और ताप्ती गोदावरी के ऊपर, ये नर्मदा और ये ताप्ती। तो ताप्ती जो है वो यहाँ से नहीं निकलती है, वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक गांव की संकल्पना जो है ये परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, मिल्क पर काऊ, ये करंट का क्वेश्चन इस तरह से देखा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों के किस की किस्म है? तो ये अंगूर की किस्में हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ा उत्पादन है? केरल, ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। राज्य और सबसे ऊंची चोटी को हमें मैच करना है। केरल अनिमुदी हो जाएगा सबसे ऊंचा, और अनिमुदी जो ही है वो साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है। नागालैंड में सारामती इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी और दोदा बेटा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इसका सही हम लोग मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणीय उत्पादक है? तो चिल्ली इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम था? तो यह हरियाणा ही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा अपना, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है लगभग 99.9 करोड़ जो पॉपुलेशन थी हमारी, वो 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग थी। तो सबसे ज्यादा हमारा ही जो है वो उत्तर प्रदेश ही रूरल पॉपुलेशन में हो जाएगा। निम्न घटनाओं पर विचार करना है और इसे हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करना है। सबसे पहले कवच वाले जीव आते हैं, फिर पहला कीट आता है, फिर पहला सरीसृप आता है, फिर स्तनधारी आता है। स्तनधारी सबसे लास्ट में आते हैं। इस तरह से ऑप्शन हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य साधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही यह डिफिनेशन है कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है हम लोग 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? शो प्लानिंग कमीशन, अब जो है नीति आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स? तो महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट टैक्स कोड in India is related to which of the following? So correct answer is income tax, option B is correct answer. The headquarter of Greenpeace International is Amsterdam में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, ABC index announced by the government of India consisted with which of the following? show health is the सही आंसर इसका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आंसर की में यदि ई दिया है उसका मतलब बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। एफ का मतलब सी और डी है, और एक्स इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डिलीट क्वेश्चन को कर दिया गया है, हमने यहाँ पर लगा दिया है उसका कट। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जो है वो शहरी है? तो 55% जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की यदि जनसंख्या 8 बिलियन है तो उसका 55% जो है वो शहरों में ही रहता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्मोक जो है यह सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पर जाना जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 122 है, इसका जो सही आंसर है बी और सी दोनों सही आंसर दिया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, अर्थात कि यदि किसी ने बी को कंसीडर किया था उसका भी सही होगा, यदि किसी ने सी को कंसीडर किया था उसका भी सही किया होगा, यदि उसने ए और डी को कंसीडर किया होगा तो उसको 1/3 निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, और यदि उसने किसी चीज को नहीं कंसीडर किया होगा तो उसको 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी चीज के लिए हमें, इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इकोसिस्टम हैज द स्पेसीज जो है डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता सबसे ज्यादा हायर कहाँ है? तो यह वर्षा वनों में भी हमें देखने को मिलती है और कोरल रीफ में भी मिलती है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो सही आंसर होगा वो कोरल रीफ, हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इसके सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में कौन सामान्यतः परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट के बारे में पूछा है? तो ये 20 डेसिबल जो है जिसको कि हम लोग एकदम धीमी आवाज में सुन सकते हैं। COP21 उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2015 का है, ये पेरिस में हुआ था, और यहीं पर COP21 पेरिस में ही हमने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी फ्रांस और इंडिया के हेल्प से, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है अपने गुरुग्राम में है।
गुरुग्राम हरियाणा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो यह 2015 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय। विच अब स्थिर पारिस्थितिकी के बारे में पूछा था। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबमरीन जो है इकोसिस्टम ये सबसे स्टेबल है, इसमें ज्यादा हलचल नहीं होती है, हमें ज्यादा इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 128। इनसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, बर्निंग वेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो यह वैश्विक ताप में वृद्धि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? सो करेक्ट आंसर इज मीथेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्ट ऑफ वल्चर? तो डाइक्लोफेनाक जो है ये दिया गया था, जिसके चलते जब मवेशियों को बाहर छोड़ दिया जाता था तो उनके अंदर डाइक्लोफिनाक है। फिर चूंकि मवेशी मरे हुए हैं तो उनको गिद्ध खाएंगे, और गिद्ध जैसे ही खाते थे इनका जो है डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता था और वो कुछ दिनों बाद वो मर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित देशों में कौन सा जो है 2015 में सर्वाधिक जो, तो ये चाइना इसका सही आंसर होगा। और हम लोग जानते हैं कि लगभग 99.9% जो गिद्ध हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नियर एक्सटिंक्ट, लेकिन अभी कई राज्यों ने इसको संरक्षित किया गिद्धों को, तो उनकी कुछ संख्या हमें देखने को मिलती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 122 को ई दिया गया है, और ई का मतलब हम लोगों ने देखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 122 में ई ऑप्शन दिया है ना, ई, तो ई का मतलब हम लोगों ने देखा कि ई का मतलब यदि दिया है तो बी और सी दोनों सही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 122 का, तो इसका सही आंसर बी और सी दोनों सही आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 133। इस क्वेश्चन को 33 का जो है डिलीट कर दिया गया है। इसको यहां पर हम लोग देख सकते हैं, एक्स यहां पर नोट है इस क्वेश्चन को। जैसे प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। नेचुरल डिजास्टर कजेज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्री। ये बिल्कुल नहीं है, ये पूछ कर नहीं आएगी। हाँ, कुछ कम हो सकता है, लेकिन यदि अमेरिका में भी आती है, जापान में भी यदि कोई डिजास्टर आती है तो वहां पर भी उतना ही हानि करेगी जितना कि भारत या घाना में आती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। यस, ये सही था। भारत आपदा युक्त देश है। इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री। बिल्कुल नहीं है, आपदाएं, कई आपदाएं हैं भारत में, तो ये गलत स्टेटमेंट था। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इस तरह से यदि हम लोग सही कथन चुने तो 2 और 4 इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को फाइनली क्या किया गया? डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो लाइट सबसे ज्यादा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ग्रेफीन एक जो है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होगा? स्टील में होगा, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए, और जो मीडियम जितना कठोर होगा, अर्थात कि उसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, उतना उसमें जो साउंड है वो ज्यादा ट्रेवल कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 137। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? शो पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट। अ पावरफुल आई इरिटेंट इन स्मोक इज नॉन एज पेरोक्साइटिलीन नाइट्रेट। पेरोक्सीटाइल है नाइट्रेट, इस तरह से लिखा गया है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिटेन बाय स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139। विटामिन सी का रिचेस्ट जो सोर्स है वो आंवला से हमें देखने को मिलता है, और प्रतापगढ़ जो है अपना डिस्ट्रिक्ट, वो आंवला के लिए काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 140। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स में बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ? शो करेक्ट आंसर इज मार्स। Einstein was awarded Nobel Prize for the theory of photoelectricity in 1921 for physics. 1921 में थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था आइंस्टीन को। विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? सो सोलर एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143। द डीपीएसपी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वेनियंट स्टडी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो उपरोक्त सभी। समाजवादी भी हैं, उदार बौद्धिकता भी है, और गांधीवादी भी हमें देखने को आर्टिकल्स मिलते हैं। इसका मतलब ये कहने को है, मेंस आंसर में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। तो यहाँ पर जो भी आर्टिकल है इसको 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। समाजवादी कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ उदारवादी हैं, और कुछ गांधीवादी आर्टिकल हैं। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था? सो प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा? सो करेक्ट आंसर इज प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 145।
हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम? पीएन भगवती। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? सो संजय बरुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। शो 24 जनवरी 1950 था। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट जो है वो 24 जनवरी 1950 को हमने रैप अप कर दिया और फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट एबॉलिस्ड? निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 6 स्टेट में है, जिसमें कि अपना भी स्टेट है। यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अपना स्टेट उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और एक है महाराष्ट्र। और साउथ इंडिया के 3 स्टेट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ये 3 स्टेट हो गए। इस तरह से 6 स्टेट जो है जहाँ पर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 149 जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 पर एक्स है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित का मैक्सिमम जो है वो 20 सीटें हो सकती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की 2018 की ऑफिशियल आंसर की के थ्रू हमने जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखा और हम लोगों ने बुकलेट सीरीज बी का सॉल्यूशन किया था और ये उसका ऑफिशियल आंसर की है, जो फाइनल आंसर की के थ्रू हम लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर को देखा। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।